अपार जन समूह, रफी साहब, हेमंदा, मन में कुछ घबराहट सी भी थी, न जाने लोग मेरा गाना पसंद करेंगे भी या नहीं। रफी उस वक्त वर्ल्ड टूर में निकले हुए थे और 2 महीने तक हिंदुस्तान वापस। क्या सचमुच सिंगिंग लेजेंड किशोर कुमार यानी किशोरदा का युग आराधना फिल्म से शुरू हुआ था, या फिर इतिहास ने दिशा कुछ साल पहले ही बदलनी शुरू कर दी थी? 1967 कोलकाता का एक विशाल स्टेडियम, स्टेज पर एंट्री होती है मोहम्मद रफी साहब की और वो अपनी गायकी से समा बांध देते हैं। और फिर स्टेज पर आते हैं किशोरदा। उसके बाद जो हुआ उसे आज पीछे मुड़कर देखने पर हिंदी फिल्म संगीत के सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स में से एक माना जा सकता है। लेकिन उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही घटना आगे चलकर आराधना यानी राजेश खन्ना और किशोरदा के स्वर्णिम युग की भूमिका लिख रही है। क्योंकि जब हम किशोरदा के उदय की बात करते हैं तो अक्सर सीधे आराधना पर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच कहानी यहीं से शुरू हुई थी, या फिर आराधना ने सिर्फ उस बादशाहत की घोषणा की थी जिसकी नींव कुछ साल पहले ही रखी जा चुकी थी? आज के इस वीडियो में हम उन फिल्मों, गीतों और घटनाओं की कहानी जानेंगे जिन्होंने आराधना से पहले ही संकेत दे दिया था कि हिंदी फिल्म संगीत में एक नया युग आने वाला है। और वीडियो के अंत तक आपको यह भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन और शक्ति सामंत को किशोरदा में वो बात दिखाई दे गई थी जो शायद पूरी इंडस्ट्री अभी तक पूरी तरह से नहीं देख पाई थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किशोरदा को डेडिकेटेड हमारा चैनल सिंगिंग इमोशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साल 1969 फिल्म आराधना रिलीज होती है और देखते ही देखते पूरा देश 3 गीतों का दीवाना हो जाता है। मेरे सपनों की रानी, कोरा कागज था ये मन मेरा और रूप तेरा मस्ताना। इन गीतों ने राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया और किशोरदा को हिंदी फिल्म संगीत के नए सम्राट के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन अगर हम इतिहास को थोड़ा पीछे घुमाएं तो एक बहुत दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर ऐसा क्या था कि शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना की आवाज के लिए किशोरदा को चुना? कहा जाता है कि उस समय मोहम्मद रफी साहब फॉरेन टूर पर थे और फिल्म यूनिट लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती थी। उसके बाद जब प्लेबैक की बात आई तो हमको एक गाना बहुत जरूरी चाहिए था। दादा वो गाना लेने चाहते थे। देखिए, ये भी एक किस्मत की बात होती है कि वो गाना वो चाहते थे कि रफी साहब से लें, मगर रफी उस वक्त वर्ल्ड टूर में निकले हुए थे और 2 महीने तक हिंदुस्तान वापस आने वाले नहीं थे। तो मैंने दादा से रिक्वेस्ट किया, दादा किशोर ने आपके लिए इतने गाने गाए हैं अलग अलग पिक्चरों में देवानंद के साथ, और ये राजेश खन्ना भी नया आर्टिस्ट है, इसलिए उसकी कोई वॉइस ऐसी एस्टेब्लिश तो है नहीं, क्यों नहीं हम किशोर को लेके ट्राई करें? बोला अच्छा ठीक है, किशोर को बुलाते हैं। किशोर ने गाया, 2-3 गाने हो गए और वो गाने बहुत ही अच्छे बने और दादा को भी लगा नहीं तुमने ठीक कहा था। तो हम सभी को ऐसा लगा कि किशोर जो है ना वो राजेश खन्ना के लिए एकदम फिट है। लेकिन अगर सिर्फ सवाल रफी साहब की अनअवेलेबिलिटी का था तो लेट 60s के उस दौर में ऑप्शंस की कमी नहीं थी। मुकेश थे, महेंद्र कपूर थे, मन्ना डे थे और हेमंत कुमार भी थे। इन सभी नामों की अपनी प्रतिष्ठा थी और ये सभी 60 के दशक के सबसे सफल गायकों में गिने जाते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, फूल ने एक बुलबुल से पूछा प्यार का। फिर आखिर किशोरदा ही क्यों, जबकि उस दौर में किशोरदा फुल टाइम सिंगर भी नहीं थे? इस सवाल का जवाब हमें आराधना में नहीं बल्कि उससे कई साल पहले शुरू हो चुकी एक यात्रा में मिलता है। ये कहानी शुरू होती है 1965 की फिल्म 3 देवियां से। इस फिल्म से किशोरदा ने एक लंबे अंतराल के बाद देव साहब के लिए फिर से गाना शुरू कर दिया था। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा। उस दौर में किशोरदा को लोग एक सफल अभिनेता, मस्त मौला कलाकार और ज्यादातर सिर्फ खुद के लिए और यदा कदा देव साहब के लिए प्लेबैक सिंगिंग करने वाले गायक के रूप में जानते थे। लेकिन एस.डी. बर्मन और देव साहब के नवकेतन कैंप को किशोरदा के भीतर
शुरू से ही एक अत्यंत प्रतिभाशाली गायक दिखाई देता था। शुद्ध रूप से एक प्लेबैक सिंगर के रूप में किशोरदा की कमबैक फिल्म तीन देवियां का गीत ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, इसे आज भी सुनिए तो महसूस होगा कि ये सिर्फ एक रोमांटिक गीत नहीं है। कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ देर। इस गीत में किशोरदा सुरों का प्रदर्शन नहीं करते, वे भावनाओं को जीते हैं। उनकी आवाज में एक नरमी है, एक आत्मीयता है और एक ऐसा अपनापन है जो सीधे श्रोता के दिल तक पहुंचता है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम। एस.डी. बर्मन ने शायद यही देख लिया था कि किशोरदा सिर्फ हास्य गीतों या हल्के फुल्के गीतों तक सीमित नहीं है, वे गहरे रोमांटिक भावों को भी उतनी ही खूबसूरती से व्यक्त कर सकते हैं। और यही गुण आगे चलकर राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। इसी साल भूत बंगला फिल्म में भी किशोरदा ने नवोदित पंचम के संगीत में दो यादगार गीत गाए। जागो सोने वालों सुनो मेरी कहानी। इसके बाद आई 1966 की फिल्म गाइड और यहाँ एस.डी. बर्मन तथा किशोरदा की जुगलबंदी ने एक नया रंग दिखाया। गीत था गाता रहे मेरा दिल। मेरा दिल। अगर तीन देवियां ने किशोरदा की भावनात्मक गहराई दिखाई तो गाइड फिल्म ने उनकी आधुनिकता दिखाई। उनकी गायकी में एक सहजता थी, एक बातचीत जैसा अंदाज था। ऐसा लगता था जैसे कोई दोस्त आपके साथ सफर करते हुए गुनगुना रहा हो। उस दौर में ये स्टाइल बिल्कुल अलग था, नाटकीयता कम थी और सहजता ज्यादा थी। और यही कारण था कि युवाओं ने इस आवाज को तुरंत अपनाना शुरू कर दिया। एस.डी. बर्मन समझ चुके थे कि बदलते भारत की नई पीढ़ी शायद इसी तरह की आवाज सुनना चाहती है। फिर आया 1967 और आई फिल्म ज्वेल थीफ। अगर तीन देवियां ने रोमांस दिखाया था और गाइड ने आधुनिकता, तो ज्वेल थीफ ने किशोरदा की स्टार अपील दिखा दी। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा। ये दिल न होता बेचारा, इस गीत में जो आत्मविश्वास, शरारत और बेफिक्री सुनाई देती है, वही आगे चलकर लाखों युवाओं की पहचान बनने वाली थी। और अब सिर्फ ये एक गायकी नहीं थी, ये एक व्यक्तित्व था, एक स्टाइल था, एक अलग पहचान थी। और शायद यहीं से ये स्पष्ट होने लगा था कि किशोरदा किसी बड़े धमाके की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर आया साल 1968 और आई फिल्म पड़ोसन। ये वो फिल्म थी जिसने किशोरदा को सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर के रूप में स्थापित कर दिया। मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना, ओ मेरे पिया है वो दिया। मेरे सामने वाली खिड़की, इस गीत को सुनिए, कितनी सहज गायकी है, कितनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ऐसा लगता है जैसे कोई युवक सचमुच अपने दिल की बात गुनगुना रहा हो। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। और फिर आया कालजयी गीत एक चतुर नार। इस गीत में क्लासिकल बेस्ड सिंगिंग के धुरंधर मन्ना दा को हैरान करते हुए किशोरदा ने देश को दिखा दिया कि वो सिर्फ सुरों के सरताज नहीं है, वे अभिनय को भी गायकी में ढाल सकते हैं और एंटरटेनमेंट को एक नए रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उनकी आवाज में अभिनय था, हास्य था, ऊर्जा थी और सबसे बढ़कर ओरिजिनलिटी थी। अब तक जनता उन्हें पसंद करने लगी थी। लेकिन इन सभी फिल्मों और सफलताओं के बावजूद एक ऐसी घटना अभी बाकी थी जिसे आज पीछे मुड़कर देखने पर हिंदी सिने संगीत का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। ये एक ऐसा क्षण था जिसने शायद पहली बार सार्वजनिक रूप से संकेत दे दिया था कि श्रोताओं की पसंद अब बदल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि यह घटना आराधना से भी पहले घट चुकी थी। 1967 की सर्दियों में कोलकाता के रविंद्र सरोवर स्टेडियम में किशोरदा का पहला बड़ा स्टेज शो आयोजित हुआ।
उस समय मोहम्मद रफी हिंदी फिल्म संगीत के निर्विवाद सुपरस्टार थे। प्रोग्राम में उन्होंने आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा जैसी शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को चरम पर पहुंचा दिया था। स्वाभाविक रूप से दर्शकों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की यादों और बाद में स्वयं किशोर दा के इंटरव्यू से ये पता चलता है कि उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उन्होंने केवल लोकप्रिय फिल्मी गीत ही नहीं गाए थे, उन्होंने दर्शकों के सामने अपना एक स्वयं रचित बंगाली गीत भी प्रस्तुत किया था, जिसका दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया। रविंद्र सरोवर स्टेडियम कलकत्ते में हुए एक प्रोग्राम की बात मुझे अक्सर याद आती है। अच्छा जी। अपार जन समूह, रफी साहब, हेमंदा और दूसरे आर्टिस्ट एक के बाद एक अपने गीत पेश कर रहे थे। मैं अपनी घड़ी का बड़ी बुरी तरह से इंतजार कर रहा था। मन में कुछ घबराहट सी भी थी, न जाने लोग मेरा गाना पसंद करेंगे भी या नहीं, उनमें क्या क्या रिएक्शन होगा। ये सोचते सोचते मैं एकाएक सबकी आंखें चुरा कर चुपके से खिसक कर ठाकुर जी लेक के पास एकांत में जा बैठा। ठाकुर जी लेक ने ढाकुरिया समझ लीजिए, ढाकुरिया। ठीक है। तो क्या हुआ, वहीं बैठकर मैंने जो गीत रचा उसे प्रोग्राम में गाने की ठान ली। कौन सा गीत, सुनाइए जी। वो गीत बड़ा अजीब सा बनाया था। अच्छा? मैंने कहा पहले से जरा जमा दें तो पब्लिक भी खुश हो जाएगी। वो गीत था আপনাদের সাথে আমার এই প্রথম দেখাও, समझे कि नहीं। और ये गाना वाकई इतना सफल रहा कि पूरा जन समूह ताल ठोक कर मेरे साथ गाने और नाचने लगे जी। बड़ा ही आनंद हुआ सुनकर। इसके बाद जब उन्होंने एक दिन पाखी उड़े जाबे की शुरुआती धुन छेड़ी तो पूरा स्टेडियम तालियों और उत्साह से गूंज उठा। पाखी उड़े, हजारों दर्शकों के उस रिएक्शन ने खुद किशोर दा को भी आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ ही क्षण बाद वही विशाल भीड़ पूरी शांति के साथ गीत सुन रही थी, मानो श्रोता केवल एक गायक को नहीं बल्कि एक नई संगीत अभिव्यक्ति को स्वीकार कर रहे हों। यह कोई साधारण गीत नहीं था। एक दिन पाखी उड़े जावे 1967 की दुर्गा पूजा के अवसर पर रिलीज हुआ एक बंगाली गीत था, जिसे आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था। मुकुल दत्ता ने लिखा था और किशोर दा ने इसे अपनी आवाज दी थी। गीत इतनी तेजी से लोकप्रिय हुआ कि जल्द ही बंगाल की सीमाओं से बाहर भी चर्चा का विषय बनने लगा। संभवतः उस शाम दर्शकों की प्रतिक्रिया केवल एक गीत की सफलता नहीं थी, ये किशोर दा की स्वतंत्र संगीत पहचान और किशोर पंचम की उभरती हुई साझेदारी दोनों के प्रति स्वीकृति का संकेत थी। शायद तभी पंचम दा को एहसास हो गया था कि इस धुन में कुछ खास है, और शायद इसी कारण से उन्होंने बाद में इसकी मूल धुन को अपनी अगली फिल्म में भी नए रूप में इस्तेमाल किया। ये फिल्म थी 1969 में आई प्यार का मौसम। आज जब हम किशोर दा के राइज की कहानी लिखते हैं तो अक्सर इस फिल्म का नाम भूल जाते हैं, लेकिन शायद ये फिल्म सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक थी, क्योंकि यहीं पर पंचम दा ने उसी बंगाली धुन को हिंदी रूप देकर तुम बिन जाऊं कहां इस गीत के रूप में प्रस्तुत किया था। और फिर हुआ एक अनोखा प्रयोग, एक ही गीत दो महान गायक, एक वर्जन मोहम्मद रफी साहब की आवाज में तो दूसरा किशोर दा की आवाज में। जाऊं कहां के दुनिया में, जाऊं कहां के दुनिया में आके। दोनों महान कलाकार, दोनों यादगार प्रेजेंटेशंस। लेकिन रिलीज के बाद जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो ये थी कि बड़ी संख्या में श्रोताओं ने किशोर दा के वर्जन को अधिक आधुनिक, अधिक आत्मीय और अधिक प्रभावशाली पाया। फिल्म में रफी साहब के कई लोकप्रिय गीत थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तुम बिन जाऊं कहां का किशोर दा वर्जन श्रोताओं के दिलों पर सबसे गहरी छाप छोड़ गया। और शायद ये कोई संयोग नहीं था। जिस धुन ने 1967 में कोलकाता के हजारों श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया था, वही धुन अब पूरे देश के संगीत प्रेमियों का दिल जीत रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक दिन पाखी उड़े जाबे अब तुम बिन जाऊं कहां बन चुका था, और यहीं से यह स्पष्ट होने लगा था कि श्रोताओं की पसंद अब धीरे धीरे बदल रही है।
हालांकि रफी साहब के प्रति सम्मान और लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन नई पीढ़ी की भावनाओं और बदलते म्यूजिक टेस्ट के साथ किशोरदा की आवाज एक विशेष जुड़ाव बनाने लगी थी। इसलिए जब 1969 में आराधना फिल्म आई, तब इस फिल्म ने कोई नई कहानी शुरू नहीं की थी। उसने केवल उस परिवर्तन को पूरे देश के सामने स्थापित कर दिया जिसकी आहट संगीत प्रेमी 1967 से ही महसूस करने लगे थे। दोस्तों, ये किसी की हार या जीत नहीं थी, ये बदलते समय का संकेत था, ये बदलते टेस्ट का संकेत था, ये उस नई पीढ़ी का संकेत था जो स्टेज सिंगिंग से अधिक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को पसंद करने लगी थी। दोस्तों, ये वही दौर था जब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को लगने लगा कि किशोरदा अब सिर्फ एक लोकप्रिय गायक नहीं रहे, वे अब आने वाले समय की आवाज बन सकते हैं। और इस पूरी यात्रा के दौरान एक और चीज लगातार मजबूत हो रही थी, एस.डी. बर्मन और किशोरदा की जुगलबंदी। बर्मनदा जानते थे कि किशोरदा किसी भी गीत को किरदार की आवाज बना सकते हैं। दूसरी ओर युवा पंचम यानी आर.डी. बर्मन भी किशोरदा की एक्सपेरिमेंटल सोच से बेहद प्रभावित थे। पंचम दा को किशोरदा में वही आजादी दिखाई देती थी जो उनके नए म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट्स को क्रिएट करती थी। यानी जब तक आराधना की बारी आई, तब तक जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, भरोसा बन चुका था, सफलताएं मिल चुकी थी और संकेत स्पष्ट हो चुके थे। इसलिए यदि वास्तव में रफी साहब की अनुपस्थिति ने कोई अवसर पैदा किया भी हो, तो शक्ति सामंत के लिए किशोरदा को चुनना कोई जोखिम नहीं था। ये एक सोचा समझा फैसला था, क्योंकि तीन देवियां, भूत बंगला, गाइड, जूल थीफ, पड़ोसन और प्यार का मौसम पहले ही साबित कर चुके थे कि किशोरदा एक नई पीढ़ी की आवाज बन चुके हैं। दरअसल कुछ रिसर्चर्स और जीवनी लेखकों ने यह भी लिखा है कि आराधना के निर्माण के दौरान शक्ति सामंत पहले से ही किशोरदा की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी आधुनिक गायकी से प्रभावित थे। यही कारण था कि जब अवसर आया तो उनकी पसंद किशोरदा ही बने, और जब ये गीत जनता तक पहुंचे तो परिणाम किसी धमाके से कम नहीं था। राजेश खन्ना को उनकी स्थायी आवाज मिल गई, किशोरदा को उनका युग मिल गया और हिंदी फिल्म संगीत को एक नया बादशाह मिल गया। भूल कोई हमसे ना हो जाए। लेकिन अगर हम पूरी कहानी को ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि आराधना कोई शुरुआत नहीं थी, वो एक लंबे सफर का शानदार मुकाम थी। और शायद इसी वजह से 1967 का वो कोलकाता कॉन्सर्ट इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहीं पहली बार जनता ने संकेत दिया था कि उनकी पसंद बदल रही है। वो घोषणा थी, वो ताजपोशी थी, वो साम्राज्य का उद्घोष था जिसकी नींव तीन देवियां में रखी गई थी, जिसे गाइड ने मजबूत किया, जूल थीफ ने विस्तार दिया और पड़ोसन ने जनता तक पहुंचाया और प्यार का मौसम ने अंतिम संकेत दे दिया। आराधना ने किशोरदा को पैदा नहीं किया था, उसने सिर्फ पूरी दुनिया को बता दिया था कि एक नया युग शुरू हो चुका है, और उस युग का नाम था किशोर कुमार। दोस्तों, अब आपकी बारी। कमेंट करके हमें बताइए कि आराधना से पहले किशोरदा का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा यह एहसास कराता है कि एक नया सुपरस्टार गायक जन्म लेने वाला था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किशोरदा के जीवन और संगीत से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।